नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी अभी का एक ब्रेकिंग जानकारी आ रही है दोस्तों। भारत सरकार के ऊपर विपक्ष का लगातार दबाव चल रहा है 8वें पे कमीशन को संगठित करने को लेकर के। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार के ऊपर विपक्ष का दबाव जरूरी है, क्योंकि 8वां पे कमीशन सरकार ने घोषित तो कर दिया लेकिन संगठित नहीं किया है। अभी विपक्ष ने साफ साफ दो टूक सवाल किया है कि भारत सरकार डेट बता दे, अधिसूचना कब जारी करेगी, भारत सरकार नाम बता दे, चेयरमैन कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, भारत सरकार डेट बता दे, टीओआर कब रिलीज करेगी। तो इस तरीके की जानकारी अभी अभी संसद से निकल के आई है दोस्तों। ब्रेकिंग जानकारी है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा आपको, और साथ ही साथ भारत सरकार ने जो जवाब दिया है वो भी हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहे 1970 के हों, 80 के हों, 90 के हों, 2000 के हों, कभी के भी आप रिटायरी हों, आपका करंट पीपीओ आपके पास हमेशा होना चाहिए। जिस पीपीओ के बेस पर करंटली आपको पेंशन मिल रहा है या पहले मिल रहा था, वो पीपीओ हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या नुकसान हो सकता है वो आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे भी वाकये देखे गए हैं कि पेंशनर को एरियर दे दिया पीएओआर ने, लेकिन एरियर उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जो अकाउंट यथार्थ में ऑन ग्राउंड है ही नहीं। क्या आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है? तो इसके बारे में भी आगे लेटर देख के समझेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उन व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको इस चैनल में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और ऑल का बटन नहीं दबाया है बेल आइकन में जाकर के, उनसे भी आग्रह है कि ऑल का बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, गजब है। हो सकता है पीएओआर आपका बकाया आपके उस अकाउंट में भेज दे जो अकाउंट मौजूद ही नहीं है। बेहद चौंकाने वाली जानकारी है। जी हां दोस्तों, जानकारी ऐसी है जिससे कहीं ना कहीं चिंता होती है कि कहीं हमारा भी एरियर तो ऐसे अकाउंट में नहीं भेज दिया जो अकाउंट आपका है ही नहीं, जो अकाउंट आपने बंद करा दिया है। ऐसे भी वाकये सामने आते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, उस लेटर को देखने के बाद फिर पेंशनर ने जो जानकारी दी है उसको देखेंगे। दोस्तों, ये पीएओआर ने आरटीआई के जवाब के तौर पर पेंशनर को जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है। 25 जुलाई 2025 का ही ये लेटर है, आप देख पा रहे हैं, पीएओआर की तरफ से पेंशनर को भेजा गया है। अब इस जवाब में पीएओआर ने यह कहा कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा था, ट्रांसफर ग्रांट का पैसा था जो कि पेंशनर को मिलना था, लेकिन पेंशनर की मृत्यु हो गई। फैमिली पेंशनर ने अभी उस पैसे को क्लेम किया। तो पीएओआर ने जो जवाब पेंशनर को दिया है, देखिए ये जवाब कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। क्यों चौंकाने वाला है, आगे पेंशनर ने इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे आपको पता चलेगा। देखिए पेंशनर को पीएओआर ने क्या जवाब दिया है। इन कंटिन्यूएशन विद दिस ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 27 मई 2025, इट इज इंटीमेटेड दैट as per our records an amount of rupees 33,840 on account of transfer grant dated 30 September 2020 has been credited to your SBI account number IFSC code so and so 13 जून 2025। प्लीज चेक योर बैंक अकाउंट CPIO has seen। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बताया गया है, पीएओआर पेंशनर को क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफर ग्रांट का आपका पैसा बचा हुआ था पीएओआर में, जो कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा है दोस्तों, तो वो पैसा हमने आपके खाते में 13 जून 2025 को क्रेडिट कर दिया गया है। बकायदा अकाउंट का नंबर है, आईएफएससी कोड है, डेट है उसका, ये पूरा यहां पर दिया गया है। लेकिन पीएओआर ने इसमें कोई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखा है। अब आगे मैं बताता हूं। इसके बाद पेंशनर ने जो जानकारी दी है, जो जानकारी साझा की है, उसको देख करके आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा धांधली है ये। पेंशनर को केवल जवाब देने के लिए जवाब दे दिया जाता है, बेशक वो पेंशनर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो या ना हो। तो आप सबने अभी लेटर में देखा। अब पेंशनर ने जानकारी जो दी है, ये मैसेज आप देखिए, जिसमें पेंशनर ने कहा है ट्रांसफर ग्रांट का जो अमाउंट दिया है इस अकाउंट नंबर पर, वो अकाउंट तो क्लोज कर दिया था 2024 में। हस्बैंड की डेथ होने के बाद इस टाइम पर क्या करना चाहिए ट्रांसफर ग्रांट अमाउंट को लेने के लिए। इसका मतलब दोस्तों, जैसे पेंशनर की मृत्यु हो गई, उस अकाउंट को क्लोज करा दिया गया और उसके बाद अब पीएओआर बोल रहा है कि हमने उसी अकाउंट में
पैसा ट्रांसफर कर दिया। यह संभव कैसे हो सकता है? जो अकाउंट क्लोज कर दिया गया उस अकाउंट में पैसा डाला गया, इसका मतलब पैसे अभी भी कैंसिल होकर के वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, वो पीएओआर में ही पड़े हैं। तो ये बेहद चिंतनीय विषय है कि एक बार ट्रांसफर में लगा दिया, ट्रांसफर नहीं हुआ तो आगे फिर पेंशनर को इंटीमेशन करना चाहिए कि आपका अकाउंट नंबर भेजिए, नया अकाउंट नंबर भेजिए। हालांकि आगे इन पेंशनर ने क्या कार्रवाई करना चाहिए मैंने उनको समझा दिया है। तो ऐसे में आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो आपको ऐसे जो भी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का आपका एरियर है अगर बनता है तो वो लेने के लिए लेटेस्ट अकाउंट नंबर आपको पीएओआर में रिकॉर्ड ऑफिस में जरूर भिजवाना चाहिए दोस्तों। अगर आप उसी अकाउंट में पेंशन ले रहे हैं जिसमें आप पेमेंट लेते हैं तब कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपने अगर अकाउंट चेंज करवा लिया है, पीएओआर में कुछ और अकाउंट है और पेंशन अभी आपका कुछ और अकाउंट में आता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारत सरकार पर 8वें वेतन आयोग को लेकर के विपक्ष का लगातार प्रहार, दबाव, सवाल पे सवाल। जी हां, जैसे कि आप सबको पता है अभी मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो राज्यसभा में भारत सरकार से विपक्ष की जो तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं उन्होंने सवाल किए हैं और सवाल दो टूक किए हैं। अभी अभी की जानकारी है, अधिसूचना का डेट बताए भारत सरकार, कौन है अध्यक्ष और कौन कौन सदस्य होंगे उसका डिटेल्स बताए भारत सरकार, टीओआर पब्लिश का डेट बताए भारत सरकार। जी हां, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए सवाल जवाब का जो ब्यौरा सामने आया है वो देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी अभी राज्यसभा में 8वें पे कमीशन को लेकर के कुछ सवालों को फेस किया गया और उनका जवाब दिया गया। जी हां दोस्तों, सागरिका घोष जी ने, जो राज्यसभा की सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के कोटे से ये सांसद हैं, उन्होंने जवाब दिया है। अभी अभी आया है दोस्तों ये सवाल जवाब का ब्यौरा और ये कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए सवाल क्या पूछे गए थे। सवाल पूछे गए थे, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि क्या है? यानी कि भारत सरकार डेट बताए कि भारत सरकार कब अधिसूचना जारी कर रही है 8वें पे कमीशन की। इसके साथ ही साथ क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नामों का चयन अंतिम रूप से हो गया है? यदि हां तो उनके नाम, पदनाम और आधिकारिक नियुक्ति आदेशों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उनके चयन की संभावित समय सीमा क्या है? यानी कि जो चेयरमैन है, मेंबर हैं, उनके नाम तय हुए कि नहीं हुए? अगर तय हुए तो बता दीजिए, और अगर अभी नहीं हुए तो उसका समय बता दीजिए कि कब तक आप चेयरमैन और मेंबर्स को चुनाव कर लेंगे। अगला सवाल था, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय यानी कि टीओआर क्या हैं, और क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सवाल साफ साफ है। टीओआर कितने हैं, क्या हैं, और इसका कब तक का समय आपने दिया है टीओआर आने के लिए? ये सारा सवाल जो है साफ साफ सरकार से किया गया, और सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो आगे मैं दिखाता हूं। चलिए, सरकार की तरफ से ये जवाब आया है, उत्तर दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने, जिसमें पहले सवाल का जवाब है, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। यानी कि गोलमोल जवाब, हम करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम करेंगे, प्रमुख जो हितधारक हैं उनसे जैसे ही इनपुट आएंगे हम जरूर इसका डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं बताएंगे, यथा समय जारी करेंगे। यह जवाब यहां पर गोलमोल दिया गया है। अगला जवाब सुनिए, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जब अधिसूचना जारी करेंगे तभी हम अध्यक्ष और मेंबर्स की जो है नियुक्ति करेंगे, ये कहा गया है जवाब। तीसरा जवाब, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग विचारार्थ विषय में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यानी कि 8वें पे कमीशन को लेकर के जो जवाब अभी 2-4 दिन पहले लोकसभा में दिया गया था, उसी तरीके का गोलमोल टाइप का ये जवाब भारत सरकार ने राज्यसभा में भी दिया, जबकि सवाल बिल्कुल साफ था, डेट बताइए। तो चलिए दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर भारत सरकार के ऊपर लगातार संसद के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है
यही दबाव है जो आगे काम करेगा। इसी तरीके के संसद में जब दबाव बनाए जाएंगे तो शायद सरकार थोड़ा सुध ले और जल्दी से जो है 8वें पे कमीशन की अधिसूचना जारी कर दे। दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। तो ऐसे में हमारा भी आग्रह है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी अब विलंब ना करते हुए अधिसूचना जारी कर दे, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी कर दे, चेयरमैन और सदस्यों का जो नियुक्ति है वो भी जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ताकि 8वां पे कमीशन समय से भुगतान हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1970, 1980, 1990, 1995 या 2000, 2001, 2005 कितने भी पुराने पेंशनर हों, अपना सही पीपीओ आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप मान लीजिए 1990 में रिटायर होके आ गए, रिटायरमेंट के टाइम में आपका पीपीओ आपको मिला, उसके बाद जब भी आपका पेंशन रिवाइज हुआ उस टाइम में भी पीपीओ बनता है। हर बार पीपीओ बनता है जब भी आपका पेंशन रिवाइज होता है। तो ऐसे में वो पीपीओ का कॉपी हमेशा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको गलत भुगतान पेंशन हो गया ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही एक वाकया है जिसमें पेंशनर की मृत्यु होने के बाद फैमिली पेंशनर का एनहांस रेट में पेंशन भुगतान के लिए पीपीओ निकल गया। 1991 की बात है दोस्तों, लेकिन उनको भुगतान हुआ नहीं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये पीसीडीए की तरफ से निकाला गया एक लेटर है, 2 जुलाई 2025 का लेटर है। इस लेटर में फैमिली पेंशनर को पीसीडीए ने कुछ चीजें बताई हैं। दोस्तों 1991 में जब पेंशनर की मृत्यु हुई तो उसी समय में उनको जो पेंशनर को एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना था, जिसका भुगतान जो है सीपीपीसी की तरफ से नहीं किया गया, तो उसको लेकर के जब ग्रीवेंस डाला गया तो अब ये पीसीडीए ने लेटर निकाला है और पेंशनर को ये जानकारी दी है कि आपका 1991 में हमने एनहांस रेट पर जो है भुगतान के लिए पीपीओ भी निकाल दिया था। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एनहांस रेट में फैमिली पेंशन देने के लिए पीपीओ निकाला गया था और पीपीओ अक्टूबर 1991 में निकाला गया था दोस्तों। देखिए, लेकिन फिर भी इन फैमिली पेंशनर को एनहांस रेट में पेंशन का भुगतान नहीं किया। तो अब चूंकि माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, इसलिए पिछला पीडीए यानी कि सीपीपीसी से उपरोक्त विषय को लेकर के अब इन पेंशनर को जो है सीपीपीसी से कांटेक्ट करने के लिए बताया गया है, यानी कि बैंक से संपर्क करने के लिए बताया गया। दोस्तों कितना गंभीर इशू है, आप देखिए 1991 में पीपीओ भी जारी होता है एनहांस रेट में फैमिली पेंशन देने के लिए, लेकिन पेंशनर का पेंशन सीधा सीधा नॉर्मल रेट से शुरू किया जाता है। और अब जब पेंशनर इतने पुराने केस को लेकर के जब सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, जानकारी मिलने के बाद जब ग्रीवेंस डालते हैं, तब जाकर के ये कार्रवाई होता है। और अभी पीसीडीए ने पेंशनर को ये कहा है कि आप पिछले पीडीए से संपर्क करें। अब इस लेटर का कॉपी को लगा करके इन पेंशनर को अपना जो भी सीपीपीसी था उस सीपीपीसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा ताकि उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी द्वारा जारी कर दिया जाए और जो एनहांस रेट और नॉर्मल रेट के बीच का डिफरेंस का पैसा है वो एरियर के तौर पर इन पेंशनर को मिल सके। दोस्तों तो आप सबने लेटर देखा दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सही पीपीओ जारी हो जाने के बाद भी सीपीपीसी ने या तो फिर डीपीडीओ ने या तो ट्रेजरी ऑफिस ने उस पीपीओ के हिसाब से भुगतान ही नहीं किया। अब तो बहुत सारे पेंशनर्स को पता भी नहीं चलेगा, जो पैसा उनको मिलना था पता नहीं कब का मिलना था, वो सारे पैसे वहीं रह गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जो चेक कर सकते हैं वो कम से कम चेक करें और अपना ग्रीवेंस जरूर डालें ताकि जो भी आपका पुराना बकाया बचा हुआ हो वो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।